हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली आपकी इम्पोर्टेंट क्लास लेती हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह होगा 2019, 2020 और 2021 का बजट। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, अंतरिम बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंतरिम बजट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला है आपका मिनी बजट, बी वोट ऑन अकाउंट, सी ए और बी दोनों और डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी सरकार के अंतरिम बजट को, मतलब किसी सरकार का जो अंतिम बजट होता है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है, या फिर वोट ऑन अकाउंट। क्या कहा जाता है? वोट ऑन अकाउंट। और मिनी बजट की संख्या भी दी जाती है। मतलब कि आपके जो दोनों आंसर है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। यानी कि अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है, इसके साथ साथ वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कि मतलब कि ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 360 और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 112। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी जल्दी बताइएगा। तो देखो, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है 112 में? कि सरकार संसद में अपने आय और व्यय का लेखा जोखा रखे। मतलब 112 अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार जो अपनी आय है और जो व्यय किया गया उसका क्या करे? लेखा जोखा रखे, मतलब कि उसकी जानकारी ज़रूर रखे। क्यों रखे? ताकि देश को पता चल सके कि सरकार ने पिछले साल कितना धन खर्च किया है और कितना हासिल किया है। मतलब कि पिछले साल गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी ज़रूर हो, इसलिए अनुच्छेद 112 में यह व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, और कितना हासिल किया है। इसके साथ ही यह भी बताना होता है कि अगले वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय संबंध में सरकार की क्या योजना है। अगर लॉस हुआ है तो किस तरह से, मतलब इस लॉस को कम किया जाए, प्रॉफिट हुआ है तो और अच्छा किस तरह से किया जाए। अगर ये चीज़ें अपने पास लेखा जोखा होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये सब मतलब व्यवस्था के संबंध में सरकार की जो योजना है, मतलब आगे के लिए क्या योजना है, वो योजना कर सकेगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि अनुच्छेद 112 में यह बात कही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2019-20 में उज्ज्वल योजना के अंतर्गत किसने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, मतलब कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, बजट 2019 और 20। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 6 लाख, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 5 लाख और ऑप्शन नंबर डी है 8 लाख। तो अब हम उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो उज्ज्वला योजना में दिए गए गैस कनेक्शन की जो संख्या है वो 8 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया था। कितने करने का लक्ष्य रखा गया था? 8 करोड़। ठीक है, सॉरी 8 लाख। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑप्शन देखे, हाँ, तो क्या क्या कहा था मैंने आपको? उज्ज्वल योजना में दिए गए गैस कनेक्शन की संख्या 8 करोड़ रखने का लक्ष्य दिया था। इसमें आप, है ना, उसके बाद देखते हैं, अब तक देश में 6 करोड़ लोगों को उज्ज्वल योजना में गैस कनेक्शन जा चुके हैं। कितने जा चुके? 6 करोड़। तो आपका राइट आंसर 8 लाख की जगह यहाँ पे सॉरी करोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, 8 करोड़। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2019-20 में वित्त घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था। मतलब जीडीपी के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए है 3.1%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3.5%, ऑप्शन नंबर सी है 3.4% और ऑप्शन नंबर डी है 4.4%। ठीक है, तो हम देखेंगे बजट 2019 और 2020 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 3.4% रखने का अनुमान है। कितना है? 3.4%। ठीक है, जबकि अगले वर्ष, मतलब अगले वर्ष इसकी 31% रहने का अनुमान है।
मतलब 31%। अभी कितना आएगा, 3.4 है, ठीक है 3.4 है, मगर अगले वर्ष इसके लिए कितना है, 31%, ठीक है। अगले वर्ष मतलब कि 2021 में कितना रहेगा, यह 31% हो जाएगा। तो हमसे अभी का पूछा गया है कि 2019-20 में वित्तीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2019-20 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका, देश में टैक्स रिटर्न भरने वाले की संख्या बढ़कर 6,85,00,000 हो गई है। बी, ग्रेजुएटी के भुगतान को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 जनवरी 2019 से लागू हुई, मतलब ठीक है। डी है, रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि पहली बार बजट 3 लाख करोड़ रुपए पार की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, कब की थी यह योजना 1 दिसंबर 2018 में लागू हुई थी। कब हुई थी यह योजना, 1 दिसंबर 2018, ठीक है। कौन सी योजना, किसान सम्मान योजना, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इस योजना में 600 रुपये प्रति वर्ष उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। इस योजना पर आने वाला 75,000 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो देख लीजिएगा कि ये योजना कि मतलब जो तैयारी मतलब की गई, जब कब शुरू की गई थी, मतलब 1 दिसंबर 2018 में, मगर ये लागू कब की गई थी, इसको लागू करने की जो तिथि है वो है 1 जनवरी 2019 है, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब इस योजना में मतलब बोलते हैं ना विचार कब किया गया, तो इस योजना का मतलब क्या था कि 1 दिसंबर 2018 में, और अगर ये पूर्ण रूप से कब लागू हुई थी, यह 1 जनवरी 2019 में लागू हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 जनवरी 2019 से लागू की थी, ठीक है। आगे चलेंगे। बजट 2019-20 में सरकार का खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका ऋण अदायगी, बी है रक्षा व्यय, सी है केंद्रीय योजना पर व्यय, डी है करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। तो हम देखेंगे कि 2019-20 में तो 2019 और 20 में सरकार की खर्च की सबसे बड़ी मद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। क्या है, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। अब देखेंगे, केंद्र सरकार का करों एवं शुल्कों के रूप में राज्यों को अपने कुल व्यय का 23% खर्च करना पड़ता है। अब देखो, ये जो है करों एवं शुल्कों का राज्य, इसमें सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है, तो 23% खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बजट 2019-20 में सरकार की खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सी थी। तो हमने अभी पढ़ा कि करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जिसे कि सरकार 23% खर्च करना पड़ता है, ठीक है। कुल व्यय कितना करना पड़ता है, 23%। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2020 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद कौन सी थी। देखो क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। सबसे बड़ी मद कौन सी थी 2020 में, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे बजट 19-20, ठीक है। मतलब 2020 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी जो मद थी वह वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर है। क्या है, वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर दोनों है। मदों से सरकार को 21% माइनस 21% आय प्राप्त होती, मतलब 21% हानि व लाभ, ठीक है। इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद आय की सबसे बड़ी जो मद है उसका आधार एवं अन्य 17% है, ठीक है। आधार क्या आएगा उसका 17%,
ठीक है, आधार होता है। और सरकार में मदों का जो आय कितनी प्राप्त होती है, 21% आय प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमसे बजट 2020 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद पूछी गई है, तो वस्तु एवं सेवा कर ये भी आ जाएगा और निगम कर, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों ही आंसर आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे आपके, ऑप्शन नंबर पहला है आपका आगामी दर से, बी है प्रगतिशील दर से, सी घटती हुई दर से और डी है अनुपातिक दर से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भारत में आयकर के बारे में। तो देखिएगा, भारत में आयकर का निर्धारण अधोगामी दर से किया जाता है। किस तरह किया जाता है, अधोगामी दर से किया जाता है। इस दर में शुरुआत में तो कर की दर प्रगतिशील होती है, मतलब कि अधिक होती है, फिर एक आय स्तर के बाद यह दर अनुपातिक हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यह अनुपात में इसका वर्णन किया जाता है। आगे देखेंगे, भारत में 10 लाख तक की आय पर कर की दर बढ़ती है, मतलब 10 लाख से ऊपर पैसे होंगे अगर आपके अकाउंट में, आपने देखा होगा ना बैंक में जो ब्याज लगता है। ठीक है, इस तरह से भारत में जो है 10 लाख तक की आय पर कर की दर बढ़ती हुई होती है। आगे देखेंगे, जबकि 10 लाख रुपए से अधिक की आय, मतलब जिसकी आय 10 लाख रुपए से अधिक है, सिर्फ उससे कितना 30% दर कर लगाया जाता है। ठीक है, कितना लगाया जाता है, कर 30%। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है। तो किस दर से लगाया जाता है, हमने अभी पढ़ा है कि अधोगामी दर से आयकर दर लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि अधोगामी दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद, मतलब प्रतिशत में क्या है। ठीक है, अब इसका प्रतिशत पूछा गया है। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्याज भुगतान, बी है करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा, सी है रक्षा व्यय और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम पढ़ेंगे केंद्रीय बजट। तो केंद्रीय बजट 2020 और 2021 में व्यय की जो सबसे बड़ी वस्तु है वो करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा है। क्या हैगा कि करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखेंगे, यह मद केंद्र सरकार के कुल खर्च का 20% हिस्सा है। कितना प्रतिशत देगा, कितना प्रतिशत देगा ये, तो यह कितना प्रतिशत है, 20%। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद, मतलब प्रतिशत क्या है तो करों और ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा है। ठीक है, अभी कितना प्रतिशत है, तो यह 20% है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया हैगा केंद्रीय बजट में। ठीक है, तो देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपका माल और सेवा कर, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑप्शन नंबर सी है आयकर, ऑप्शन नंबर डी है आपका उधार और अन्य देनदारियां। ठीक है, तो हम देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2020 और 21 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत तो उधार और अन्य देयताएं। ठीक है, क्या हैगा, उधार और अन्य देनदारियां, जिसे देयताएं भी कहा जाता है। ठीक है, देनदारियां, उसे क्या देनदारियां भी कहा जाता है। केंद्र सरकार की कुल आय का 20% है। अब यह कितना है, तो यह जो है ये कितना है, यह भी 20% है। ठीक है, आगे देखेंगे, उधार और अन्य देनदारियों को केंद्र सरकार की आय माना जाता है। ठीक है, क्या आएगा, केंद्र सरकार की आय किसे माना जाता है, तो उधार और अन्य देनदारियों को माना जाता है। फिर भी हालांकि ये केंद्र सरकार पर देय दाय
होती है और सरकार को इन्हें बाद में ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। मगर सरकार तो इनसे मतलब उधार मतलब ले लेगी, मगर उसके बाद क्या होता है, इनको ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। जैसे कि अपन लोन वगैरह लेते हैं तो हमको ब्याज, उसका ब्याज लगता है, एक लिमिट दी जाती है कि आपको इतने टाइम में इतना और इतना मतलब इतने पैसे आप लोगे तो आपको इतने ब्याज सहित आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। उसी प्रकार सरकार को भी अगर वो लेती है उधार और देन मतलब लेती है तो उसको भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या हैगा, उधार और अन्य देन दाय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि भारत में जो वित्त मंत्री ने आयकर की 2 नई दरें पेश किए हैं। भारत ने वित्त मंत्री में आयकर के जो 2 देश पेश किए हैं वो क्या है, एक तो हैगा नर्द दरें जो 15% है और एक 25% है, मतलब 2 दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय बजट 2020-2021 की जो थीम है वह क्या थी, ईज ऑफ लिविंग थी। क्या थी, ईज ऑफ लिविंग 2000। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो 2000 इस पे ध्यान देना, 2020 और 21 की जो थीम थी वह क्या थीम थी, ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, यह 2020 और 21 की थीम थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र बजट 2020-21 की थीम क्या थी। तो केंद्र बजट 2020-21 की थीम थी ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो चलिए हमारी आज की क्लास यही खत्म होती है।